नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ये खबर है राजस्थान से। राज्यपाल से तनातनी के बीच अशोक गहलोत का नया पैंतरा अब उन्होंने अपनाया है। कोरोना पर विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव उन्होंने रखा है। सदन में कोरोना पर चर्चा की मांग की है। सीएम अशोक गहलोत ने 5 से 6 बिल पेश करना चाहते हैं। सीएम अशोक गहलोत राजस्थान में ये जारी सियासत के बीच अब सीएम अशोक गहलोत ने नया दांव खेला है। सीएम अशोक गहलोत ने अब कोरोना पर सत्र बुलाने की बात कही है और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि कोरोना पर विधानसभा सत्र बुलाया जाए और इसी के साथ 5 से 6 बिल भी पेश करने की बात सीएम अशोक गहलोत ने कही है। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर अभी तक सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच अब सीएम अशोक गहलोत ने एक नया दांव खेला है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना के ऊपर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है और ये प्रस्ताव रखा है कि कोरोना के ऊपर विधानसभा सत्र बुलाया जाए, जिस पर राज्य में चल रहे कोरोना को लेकर चर्चा की जा सके, क्योंकि अभी हाल ही में सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच तनातनी की भी खबरें आई। राजस्थान से ये बड़ी खबर है। राजस्थान से एक खबर है जो आप देख रहे हैं अभी अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर विधानसभा में सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि 5 से 6 बिल वो पेश करना चाहते हैं। इस बारे में और अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिशूल जी, अब अशोक गहलोत ने एक नया दांव खेला है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कोरोना की रोकथाम को लेके सख्त कदम उठाने की जो बात चल रही है, निश्चित रूप से अगर कहीं पायलट और बीजेपी डाले तो वो पास हैं। पूरे एक लंबा अनुभव जो अशोक गहलोत का रहा है राजनीति में और सियासत में बने रहने का, तो कहीं उसका फायदा भी उनको मिल रहा है। और जो एक बीच में ये रेमेडी निकाली गई है कि कोरोना को लेके सख्त कदम कांग्रेस से उठाएगी और कोरोना को लेके ये विधानसभा सत्र आहूत किया जाएगा। जी, चंद्रशेखर से इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरह का ये एक बीच में से उपाय निकाला है, रेमेडी निकाली है, तो अब सोचना होगा केंद्र सरकार को भी या राजभवन को भी सोचना होगा कि अगर इसके खिलाफ कोई आदेश लाया जाए तो उस आदेश की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या संवैधानिक आदेश वो हो सकता है। जी चंद्रशेखर जी, ये अचानक से राजनीतिक सरगर्मियों के बीच में अशोक गहलोत का कोरोना पर यह सत्र बुलाना किस ओर इशारा करता है? देखिए, निश्चित रूप से सिद्ध बहुमत करना है, लेकिन बहुमत सिद्ध नहीं, क्योंकि राजभवन में राज्यपाल से लगातार 3-4 बार मुलाकातें की और हर तरह की कोशिश अशोक गहलोत कर चुके हैं अपने स्तर पे, लेकिन कहीं रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। अब रास्ता नहीं निकलता दिख रहा तो फिर बीच में ये रेमेडी निकाली गई कि कोरोना को लेकर बिल लाए जाए, कोरोना को लेकर, कोरोना की रोकथाम को लेकर सख्त कदम उठाने को लेकर विधानसभा का सत्र आहूत किया जाए। ये रास्ता निकाला है। इसको सत्र को रोकने के लिए संवैधानिक रूप से क्या उपाय हो सकता है, ये कहीं बीजेपी को देखना होगा, क्योंकि जिस तरह कहीं एक एजेंडे के तहत केंद्र सरकार का भी दबाव है और कहीं राजभवन से भी कोई आदेश नहीं आया, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुरू से बीजेपी को और राजभवन को कह रहे थे। तो अब दोनों को सोचना होगा। पायलट भी कहीं देख रहे होंगे कि रणनीति क्या रहती है, कैसे रुकता है सदन, लेकिन कोरोना का मामला बीच में लाकर अशोक गहलोत ने फिर एक बार एक नया दांव चल दिया है। जी, तो आपको लगता है कि अशोक गहलोत को इसका कोई फायदा मिल सकता है? निश्चित रूप से फायदा मिल सकता है। अगर सदन हो गया, विधानसभा सत्र हो गया और वहां पर बहुमत सिद्ध हो गया, तो 6 महीने तक संवैधानिक संकट टल जाएगा। उसके बाद अशोक गहलोत को 6 महीने का टाइम बहुत लंबा है।
अभी भी उनके दाव वो लगातार चलते रहे हैं और दाव उनके अभी आगे ही है, पीछे कोई दाव नहीं हटा। तो अगर ये विधानसभा सत्र बुला लेते हैं और इसको पूरा कारगर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से 6 महीने के लिए सरकार से संकट टल जाएगा। जी, तो इससे तो यही जाहिर होता है कि अशोक गहलोत को वैसे सदन बुलाने की उनको मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन अब कोरोना के बहाने उनको इस पर भी चर्चा करने का मौका मिल जाएगा। निश्चित रूप से जो बिल आएंगे और बहुमत होगा और कहीं मेजोरिटी होगी तो अब उसके बाद 6 महीने तक संवैधानिक संकट टल जाएगा। जी, लेकिन पायलट खेमा इसमें क्या करने वाला है? अब अगर परमिशन मिल जाती है। पायलट खेमा तो वेट एंड वॉच में है। अब पहले व्हीप जारी होगी तो व्हीप में वोट करना पड़ेगा। कांग्रेस के वो एमएलए हैं, तो व्हीप जारी होगी, विधानसभा का सत्र होगा तो पायलट को आना पड़ेगा जयपुर तक। लेकिन अगर चंद्रशेखर जी अगर पायलट खेमा इस बार भी इस सदन में नहीं आता है तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। ओके, तो कल चूंकि फैसला भी आना है। जी, तो अब बीजेपी इसमें क्या करने वाली है? देखिए, बीजेपी केंद्र सरकार में है और राजभवन में जो राज्यपाल है वो भाजपा के कैडर से ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं राजभवन से जो इशारा मिलने वाला है, राजभवन से जो आपत्ति जानी है उस पर निगाह होगी मुख्यमंत्री भवन की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जी। और दूसरी तरफ जो रणनीतिकार है, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उनकी इस पर नजर होगी कि राजभवन क्या आपत्ति जताता है या क्या ऑब्जेक्शन केंद्र सरकार की तरफ से आता है, क्या ऑब्जेक्शन राजभवन की तरफ से आता है। इस पर निगाह रहेगी कि वो कैसा एक संवैधानिक पेच हो कि जो कोरोना की रोकथाम के लिए सदन बुलाया गया है उसको कैसे रोका जाए। ओके जी, चंद्रशेखर जी आपका बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान से एक खबर है जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने कोरोना के मामले में विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या सीएम अशोक गहलोत को इसकी मंजूरी मिलती है। ये बात काफी अहम होने वाली है, जिसको लेकर लगातार राजस्थान में अब चर्चा चल रही है, क्योंकि राजस्थान की सियासत की सरगर्मी के बीच में अचानक से सीएम अशोक गहलोत का ये दाव कहीं ना कहीं पायलट खेमे के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन सकता है। और अगली बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में बाढ़ का कहर अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 15,956 लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हो चुके हैं और इसके साथ ही वहां पर बचाव कार्य के लिए 22 टीमें तैनात हैं। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हैं कि बिहार में बाढ़ के हालात अब बेकाबू होते दिख रहे हैं और कई लोग इसकी चपेट में हैं। कई लोग बाढ़ की वजह से परेशान हैं और अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि शेल्टर होम्स में शरण ले रहे हैं और इसी के साथ राहत बचाव कार्य भी वहां पर लगातार किया जा रहा है और करीब 22 टीमें वहां पर राहत बचाव कार्य के लिए तैनात की गई हैं। हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में लोग बाढ़ से बिहार में प्रभावित हैं। हर साल बाढ़ आती है, हर साल इसी तरीके से बाढ़ अपना कहर बरपाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाया है प्रशासन हो या फिर सरकार। लगातार बड़ी संख्या में लोग इससे प्रभावित होते हैं, बेघर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी तरीके की जो समाधान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और अभी बिहार में बाढ़ से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। वहां पर बचाव कार्य चल रहा है। करीब 22 टीमें भी तैनात की गई हैं, लेकिन ये प्रशासन और सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ धीरे धीरे बिहार के लगभग हर इलाके में पहुंच रही है, उससे बड़ी समस्या पैदा हो सकती है और सरकार के लिए, प्रशासन की ये बहुत ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतने
ज्यादा संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से प्रशासन के लिए भी ये बड़ी चुनौती है कि उनके लिए व्यवस्था कैसे की जाए, क्योंकि बाढ़ के हालात बिहार में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बिहार के लगभग हर हिस्से में बाढ़ अपना कहर बरपा रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। राहत बचाव कार्य के लिए करीब 22 टीमें वहां पर तैनात हैं, जो कि राहत बचाव कार्य कर रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। उनको भी लेकर उनका रेस्क्यू का जो प्रोसेस है वो की जा रही है। बाढ़ से बिहार बेहाल हो चुका है और लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं। हजारों लोग शेल्टर होम्स में रहने को मजबूर हैं। हर साल बाढ़ इसी तरीके से अपना कहर बरपाती है, लेकिन फिर भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। इतने साल होने के बावजूद भी आज तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। हर साल की तरह बाढ़ लाखों लोगों को बेघर कर देती है, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए गए हैं। बिहार ही नहीं बल्कि असम में भी बाढ़ के हालात बेकाबू हैं। वहां पर भी लाखों की संख्या में लोग इससे प्रभावित हैं। असम में करीब हर जिला बाढ़ से प्रभावित है। सिर्फ बाढ़ ही नहीं, देश में कोरोना की टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो तेज हो चुकी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,42,031 लोगों की जांच हुई है। 2 दिनों में कोरोना के 1 लाख नए केस सामने आए हैं। यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में ज्यादा केस बढ़े हैं। लगातार देश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन अब देश में कोरोना की टेस्टिंग की जो रफ्तार है वो थोड़ी तेज हुई है। 24 घंटे में 4,42,000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग हुई है, जिसमें 2 दिनों में कोरोना के 1 लाख नए केस सामने आए हैं। यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। कोरोना से निपटने के लिए सरकारें अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं। अपने अनुसार लॉकडाउन भी लगा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं, और जो कि काफी एक चिंता का विषय है। और इसके लिए अभी तक कोई भी जिसके बाद से लगातार सभी लोग परेशान हैं और सभी को इंतजार है कि कोरोना की वैक्सीन कब तक आएगी, क्योंकि जिस तरीके से देश में आंकड़े बढ़ रहे हैं उस तरीके से लगता है, और लोगों को जल्द ही यही अपील है कि जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बन जाए, जिससे कि इस बीमारी से निजात पाई जा सके। क्योंकि देश में कोरोना की रफ्तार है वो काफी तेज होती जा रही है, लेकिन इसी के साथ में देश में कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ी है। और इसके साथ ही यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में
कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। आपको ये बता दें कि 24 घंटे में 4,42,031 लोगों का टेस्ट किया गया है। कोरोना से बचाव के लिए लगातार अपने अपने स्तर पर सभी राज्य सरकारें काम कर रही हैं, लोगों से सुरक्षित रहने की अपील कर रही हैं, जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की, मास्क पहनने की, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील कर रही हैं। देश में जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं जो सरकार है वो चिंता में नजर आ रही है और सभी को यही इंतजार है कि आखिर कब तक कोरोना की वैक्सीन तैयार होगी ताकि इस बीमारी से निजात मिल सके। लेकिन अभी भी कोरोना की वैक्सीन में थोड़ा वक्त लग सकता है। जानकारों का मानना है कि 2021 तक ही कोरोना की वैक्सीन बन पाएगी, लेकिन तब तक लोगों को सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी फिलहाल कोई वैक्सीन नहीं है, तो सुरक्षा ही कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय है। क्योंकि अब लगातार बड़े बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद से उन्होंने भी लोगों से यही अपील की कि वो अपना ध्यान रखें और कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस है उन सभी का पालन करें। और इसी के साथ कई बड़े नेता भी कोरोना की चपेट में हैं। आप सभी ये भी जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के लोग भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमिताभ के साथ साथ अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन और साथ ही आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जिनका इलाज अभी चल रहा है। और लगातार वो भी यही अपील कर रहे हैं लोगों से कि सुरक्षित रहें और सभी गाइडलाइंस का पालन करें ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। इस बारे में अपडेट के लिए हमारी संवाददाता सलोनी मलिक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सलोनी, जिस तरीके से लगातार देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? इसके लिए क्या बचाव हो सकते हैं? देखिए पूजा, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा बचाव की अगर बात की जाए तो बचाव के लिए लोगों को यहाँ पर ये समझना होगा, जो भी गाइडलाइंस दी गई है उनका प्रॉपर तरीके से पालन किया जाए, चाहे वो मास्क को लेकर है या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर है या फिर बार बार हाथों को सैनिटाइज करना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर ये हो जाता है कि जो 2 गज की दूरी है वो बनाना बेहद जरूरी है, जिससे कि जो कोरोना वायरस की जो चेन है उसको फैलने से रोका जा सके। क्योंकि बार बार यही चीज बोली जा रही है कि जो मास्क अगर आप लगाते हैं उसके लिए जरूरी हो जाएगा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे बड़ा हथियार इस समय पर यही है। क्योंकि जितने भी देश हैं लगातार कोरोना वायरस के मामलों को लेकर दवाई बनाने में लगे हुए हैं, हालांकि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं हुआ है, सामने नहीं आया है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपना बचाव खुद से करें। वहीं अगर यूपी की बात की जाए या फिर देश भर की बात की जाए, सबसे पहले आऊंगी यूपी पर। यूपी में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसी के हिसाब से अगर टेस्टिंग की बात की जाए तो टेस्टिंग भी लगातार बढ़ाई जा रही है। और टेस्टिंग के मामले कोरोना संक्रमित मामले ज्यादा नहीं मिल रहे हैं टेस्टिंग की तुलना में। अगर देखें संक्रमित मरीजों का राष्ट्रीय अगर औसत की बात करें तो 14% है। उत्तर प्रदेश में 5.5% के आसपास है। यूपी में हर दिन 50,000 से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। अगर शनिवार की बात करी जाए तो 57,000 से ज्यादा टेस्टिंग हुई। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि हर रोज टेस्टिंग को सोमवार तक 27 जुलाई तक 1 लाख तक करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर जितनी टेस्टिंग हो रही है उसमें मामले कम ही सामने आ रहे हैं, जो कि प्रदेश के लिए ये अच्छी बात है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 20% है, आंध्र प्रदेश में 17% है, तमिलनाडु में 10%, ओडिशा में 14%, कर्नाटक में 17%। तो ये टेस्टिंग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बार बार
सवाल यही उठ रहा है कि लोग जो हैं वो खुद का ख्याल रखें, इसके लिए जो भी गाइडलाइंस दी हुई है तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। जी सलोनी, लेकिन जिस तरीके से लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और ना ही मास्क लगाते हैं, और जितनी भी गाइडलाइंस हैं कोरोना को लेकर उनका भी पालन नहीं करते हैं। और बहुत सी जो राज्य सरकार है उन्होंने इस पर जो कि एक तरीके से जो दंड होता है वो भी लगाया है। पूजा, बार बार यही चीज सामने आ रही है कि जो लोग पालन नहीं कर रहे हैं उसका नुकसान उन लोगों के लिए ही है, क्योंकि जितना ज्यादा बचाव वो कर सकेंगे वो अपने आस पड़ोस में या परिवार वालों का भी बचाव कर सकेंगे। इसके लिए बार बार प्रशासन की ओर से भी बोला जा रहा है कि जो तमाम गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। हालांकि लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है या उनके ऊपर मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। अगर पिछले कुछ समय की बात करें तो अपनी तरफ से प्रशासन हर वो मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे कि लोगों को थोड़ा समझाया जा सके, जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन वही बात बार बार कि उनको पालन करना होगा अगर वो कोरोना वायरस से बचाव चाहते हैं तो, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी बनती है। जी बिल्कुल सलोनी, आपका बहुत धन्यवाद हमारी इस जानकारी के लिए। आपको बता दें कि देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब इसी के साथ में देश में कोरोना की टेस्टिंग भी बढ़ी है। 24 घंटे में 4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार देश में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर राज्य सरकार ने अपने अपने स्तर पर काम कर रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि वो कोरोना को लेकर जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन सभी का पालन करें। इसी के साथ आपको ये बता दें कि यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। लोगों को अभी भी सुरक्षित रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ पाई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।